हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 ऑफ एनिमल किंगडम। सो लेक्चर 4 में हम लोगों ने फाइलम टेनोफोरा कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा हमारा कंप्लीट हो गया, फाइलम निडेरिया हमारा कंप्लीट हो गया, फाइलम टेनोफोरा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। नाउ वी विल स्टार्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ओके, तो ये एक प्लेटीहेल्मिन्थस है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका कॉमन नेम है फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, इनका कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, तो ये फ्लैट वॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले वाइलम जो है वो कॉम जेलीज के नाम से जाने जाते थे। टेनोफोरा जो है वो कॉम जेलीज के नाम से जाने जाते थे। दीज आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, देखो इससे पहले जो था वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था सिर्फ उसका। यहाँ पर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब ये थोड़े हायर एनिमल्स है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। दे आर हैविंग हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो इससे पहले तीन जो भी हमने पढ़े इससे पहले उनमें नहीं था। ठीक है, तो ये उन तीनों से थोड़ा हायर लेवल का एनिमल है। सिमेट्री हमको बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर हमें मिलेगी, याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो अभी तक जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे सब डिप्लोब्लास्टिक थे। ये पहला आया जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर क्या आएगा? स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पर क्या आएगा? एंडोडर्म। ठीक है, तो तीनों लेयर प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है बेटा, उसके बाद ये एसीलोमेट है, यहाँ पे सीलोम नहीं, इससे पहले वाला भी एसीलोमेट था, ये भी एसीलोमेट है, मतलब सीलोम यहाँ पर एब्सेंट होगा। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, मेनली एक्वेटिक, पानी में मिलते हैं ऐसा। इससे पहले वाले में क्या था? एक्सक्लूसिवली मैराइन। ठीक है, ये क्या है? मेनली एक्वेटिक, मतलब पानी में तो मिलेंगे बट जरूरी नहीं है कि मैराइन वाटर में ही मिलेंगे। एंडोपैरासाइट्स, मतलब ये लिविंग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, वॉर्म्स जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सम आर फ्री लिविंग, कुछ जो है वो अकेले ग्रो होते, दूसरे की बॉडी में ग्रो नहीं होते। जैसे टेप वॉर्म है, ये हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है, जो हाइजीनिक फूड नहीं लेते हैं, हाइजीनिक पानी नहीं पीते, ठीक है, उन लोगों में टेप वॉर्म्स उनके इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, और हम लोगों को भी, तुम लोगों को भी बचपन में ये वॉर्म्स की दवाई कंटिन्यूसली दी जाती है। एवरी 6 मंथ ये वॉर्म्स के लिए डॉक्टर जो है दवाई देता है छोटे बच्चों को, क्योंकि उनमें ये ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ओनली ए सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। ठीक है, एक ओपनिंग है, वो माउथ की तरह भी एक्ट करेगी और एनस की तरह भी एक्ट करेगी, मतलब इसी से फूड अंदर जाएगा और इसी से फूड बाहर आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, मतलब कोई डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोलोगे सर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, स्किन से रेस्पायर करेंगे बट ऐसे लंग्स, गिल्स ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, लंग्स, गिल्स, एक प्रॉपर सिस्टम रेस्पिरेटरी का वो नहीं है, स्किन से ये लोग रेस्पायर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, मतलब वीन, आर्टरीज, ऐसा कोई ब्लड पहुंचाने वाला हार्ट ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सर्कुलेशन बॉडी कैविटी में ही होगा, कोई स्पेशल हार्ट, वीन, आर्टरीज, कैपिलरीज ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। गेगनबर्ग ने ये नाम सजेस्ट किया था प्लेटीहेल्मिन्थस। इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ वॉर्म्स कॉजेड पैरासिटिक इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज हेल्मिन्थोलॉजी। ऐसे वॉर्म्स का स्टडी जो पैरासिटिक होते हैं ह्यूमंस को, उनको हम हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। ये हमको याद रखना है। कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो उसको आप छोड़ सकते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एडेसिव ऑर्गन्स, ठीक है, लाइक सक्कर, हुक्स,
आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, सक्कर्स हुक मतलब कि दूसरे की बॉडी से, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है तो हमारे इंटेस्टाइन में ये सक्कर हुक से फंस जाएंगे और वहाँ से हमारा फूड ये जो है चूसते रहेंगे। ठीक है, ब्लड को सक करते रहेंगे या फूड को सक करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको क्या याद रखनी है, नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक होगा, हमको याद रखना है नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो सेम है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या याद रखना है हमको यहाँ पे, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स, आल्सो टर्म्ड एज सोलेनोसाइट्स, इनका दूसरा नाम सोलेनोसाइट्स है। और दे आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट बैलेंस। ठीक है, बॉडी के अंदर सॉल्ट बैलेंस, पीएच बैलेंस, ठीक है, वो मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ही ऑस्मो रेगुलेशन करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी संभालती है, तो किडनीज ही हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करती है। तो जो ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम संभालता है वो ही ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है हमको यहाँ पर, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इनडायरेक्ट ही होगा डेवलपमेंट, बट यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स हमको याद रख लेने हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ सकते हैं, एग्जाम्पल हमको याद रख लेने हैं इसके। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकता है, मैंने आगे की स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो दोनों मिल सकता है और लार्वल स्टेज में नहीं हो सकती है। ये फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक पूरा जो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस है, ये फ्रेगमेंट्स में टूटा, देखो 3 फ्रेगमेंट में टूटा, इससे इस फ्रेगमेंट से एक नया बन गया, इस बीच वाले फ्रेगमेंट से एक नया बन गया और नीचे वाले फ्रेगमेंट से एक नया बन गया। मतलब 1 से 3 बन गए फ्रेगमेंट्स के टूटने से। मतलब मान लो मेरी बॉडी 10 पार्ट में टूट जाए और मेरे जैसे 10 बन जाए तो उसे हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिक फीचर क्या है, अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। ठीक है, मोस्टली बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, इसलिए इसको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स जो नाम रखा है वो इसी वजह से रखा है, एक्सेप्ट टेप वॉर्म, सिर्फ टेप वॉर्म ऐसा है जो फ्लैट बॉडी नहीं है, बाकी सब इसमें फ्लैट बॉडी होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया वही चीज़ है। वो कैन सक्कर्स प्रेजेंट होंगे जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से, मतलब ये पैरासाइट की तरह रहते हैं दूसरे की बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में, बच्चों की बॉडी में, और वहाँ से न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं, मतलब खाओगे तुम जाएगा उसके पास। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स यहाँ दिए। अब इसको हम लोग फिर से एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये याद रखना हमको। इससे पहले सब डिप्लोब्लास्टिक आ रहे थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसीलोमेट होंगे, मेनली एक्वेटिक, एंडोपैरासाइट्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, मतलब एक ही ओपनिंग होगी माउथ एंड एनस के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों यहाँ पर एब्सेंट होंगे। रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन अभी बताया था उसके थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही जो है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होगा, बट डायरेक्ट भी हो सकता है कुछ केसेस में, तो ये भी लिख लेना है आपको। यूनिक फीचर क्या है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होगी। फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर्स। हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, दूसरा यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स टेनिया, सोलियम, फेस्कियोला, प्लेनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस कंप्लीट हो गया। तो इसके नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेम चीज़ जो है वो एनसीईआरटी से रीड करनी है। एनसीईआरटी से रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और किसी भी रेफरेंस बुक से या वेबसाइट से या डीपीपी से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब तक आप हर फाइलम के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो टेस्ट में कभी भी क्वेश्चन सही नहीं होंगे, आपको कन्फ्यूजन रहेगा ऑप्शंस के बीच में। तो ऑप्शंस के बीच में टेस्ट में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आपको टेस्ट से पहले अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर टेस्ट से पहले अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टेस्ट में हमेशा 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन होगा। देखो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 2 को तो आप एलिमिनेट कर दोगे कि यार ये 2 तो नहीं है, बट 2 में हमेशा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आप लगाओगे कोई और, सही होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो वो आप बोलोगे सर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर तो मैं तोड़ दूंगा सारे एग्जाम, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 में आके मैं फंस जाता हूँ ना, उस 2 के लिए आपको टेस्ट से पहले उस टॉपिक की जो टेस्ट में आने वाला है उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यही प्रॉब्लम से लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होते। 80% एग्जाम क्लियर होने का प्रॉब्लम क्या है कि जो 2 ऑप्शन में आके हम लोग फंस जाते हैं, या तो ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहीं सुना हुआ सर ने कहीं बोला था या कहीं पढ़ा था, और होता दूसरा वाला आंसर। हम वो लगा के आते हैं जो सुना हुआ होता मोस्टली दूसरा वाला है। तो इसको दूर करने के लिए एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो ये इसका समरी है, मतलब 90% क्वेश्चन तो इसमें से ही आएंगे, इसके अलावा और क्या पूछ लेंगे, सब कुछ तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मान लो अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से कितने क्वेश्चन बना सकते हो तुम, एनसीईआरटी में इतना एक पैराग्राफ में खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 100 क्वेश्चन बना सकते हो। ये जो इस लेक्चर में पढ़ा इसमें से 100 क्वेश्चन से ज़्यादा बन सकते कि नहीं। तो अगर वो 100 क्वेश्चन कर लोगे, उनके आंसर्स देख लोगे, तो फिर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन होने के गलत होने के चांस बचता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। ये हमारा यहाँ पर लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइलम वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।